दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा आज के वीडियो में क्या होने वाला है। फिर भी हम आप लोगों को बता देते हैं, आज के वीडियो में हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल करने वाले अंधभक्तों की बातों पर नज़र डालेंगे और फिर अपने बातों के एंटीवायरस से उनके दिमाग के वायरस को डिलीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत उन लोगों से करते हैं जिन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फर्जी ज्ञान देकर मुसलमानों के खिलाफ बरगलाया गया है। सिर्फ मुसलमानों के नजर में हिंदू काफिर है और कुछ नहीं है। मारो ये सब कहाँ से सीखे हो? कुरान में लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ। बकरा सूरत की 5वीं आयत है। बकरा सूरत की 5वीं आयत है। ये कह रहा है कि कुरान में सूरह बकरा की 5वीं आयत में मुसलमानों से कहा गया है कि मुसलमानों के नज़र में हिंदू काफिर है, उन्हें मारो। जबकि कुरान में सूरह बकरा की 5वीं आयत में ये लिखा है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जिसका हिंदी में ये तर्जुमा है कि वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही लोग कामयाब हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फर्जी ज्ञान देकर इन अंधभक्तों को मुसलमानों के खिलाफ बरगलाया जाता है। वैसे इन लोगों को मुसलमानों के खिलाफ बरगलाने के लिए सिर्फ कुरान के बारे में ही नहीं बल्कि मुसलमानों के बारे में भी गलत जानकारी दिया जाता है। 2050 जब आएगा तो उस समय हिंदुओं की संख्या कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। अच्छा, उनकी सोच है कि हमारी आबादी बढ़ जाएगी, हम लोग यहाँ पे जो है अपना कब्जा कर लेंगे, भारत पे हम राज करेंगे। मतलब मुस्लिम औरतें इसलिए बच्चा पैदा कर रही हैं ताकि भारत पे कब्जा हो सके। जी जी। इस भाई साहब का कहना है कि भारत का मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करके इस देश पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए यहाँ की मुस्लिम औरतें ज़्यादा बच्चा पैदा करती है। अब इस भाई साहब से मेरा एक सवाल है, 2020 में भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या वृद्धि दर 1% था, वहीं नेपाल जहाँ मुसलमानों की आबादी 5% से भी कम है, वहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यानी जनसंख्या वृद्धि दर 1.8% था। यानी आसान भाषा में कहें तो 2020 में नेपाल ने भारत के मुकाबले लगभग दोगुना बच्चा पैदा किया। तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर भारत की मुस्लिम औरतें इसलिए ज़्यादा बच्चा पैदा कर रही हैं ताकि मुसलमानों का भारत पे कब्जा हो सके, तो नेपाल की हिंदू औरतें क्या श्रीलंका पे कब्जा करने के लिए भारत से दोगुना बच्चा पैदा कर रही हैं? दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अंधभक्तों को मुसलमानों के खिलाफ फर्जी ज्ञान देने का सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से अंधभक्तों को मुसलमानों के खिलाफ बरगलाने के लिए और भी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें बताई जाती हैं। ताजमहल एक हिंदू राजमहल था, वो एक हिंदू मंदिर था। ये जो कह रहे हैं ना मकबरा है, ये झूठ फैलाया गया है। ये चचा कह रहे हैं कि ताजमहल पहले एक मंदिर था, यानी इस चचा के हिसाब से ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था बल्कि शाहजहां ने किसी मंदिर पर कब्जा करके उसका नाम ताजमहल कर दिया था। और ताजमहल के मंदिर होने की बात को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अंधभक्तों के बीच इतना फैलाया गया कि कुछ अंधभक्त तो ताजमहल को सच में मंदिर मानकर वहां पूजा करने पहुंच गए थे। फिर प्रशासन द्वारा उन्हें धकिया कर भगाया गया। रूटीन पूजा नहीं होती, रूटीन पूजा रुकवा दी। पहले आप बाहर चलिए। बाहर तो सर मैं चला ही, चलिए पहले बकवास कम कीजिए। चलिए चल तो ताजमहल में अंधभक्तों का ये नौटंकी देखने के बाद देश का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी पुरातत्व विभाग भी डर गया। उन्हें भी ये लगने लगा कि कहीं ये चूतिया लोग सच में दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल को मंदिर मानकर इसका हाल बाबरी मस्जिद वाला ना कर दें। ये देखते हुए देश के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के निर्देशक को न्यूज़ चैनल पर आकर बताना पड़ा कि उन्हें रिसर्च के जरिए इस तरह का कोई जानकारी नहीं मिला है कि ताजमहल पहले कभी मंदिर था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इस तरह की कोई जानकारी हम लोगों के रिसर्च के माध्यम से नहीं प्राप्त हुई है कि ये ताजमहल पहले कोई हिंदू स्मारक था। दोस्तों, व्हाट्सएप पूरी दुनिया में बतियाने के काम आता है, मगर हमारे यहाँ व्हाट्सएप अंधभक्तों को चुतियाने के काम आता है। क्योंकि व्हाट्सएप पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक चैटिंग एप्लीकेशन है, मगर अंधभक्तों के लिए व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी है। अच्छा, आप ये महसूस करते हैं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ाई में जो ज्ञान आपको नहीं मिला वो व्हाट्सएप से मिल रहा है। हाँ, जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। अब जरा ये भी देख लीजिए कि इस चचा को व्हाट्सएप के माध्यम से ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है जो इन्हें कहीं और से जानने को नहीं मिलता। आज ये हमारी मोदी सरकार नहीं होती, चाइना हमारे देश को ले लिया होता। ये चचा कह रहे हैं मोदी जी अगर नहीं होते तो भारत आज चाइना के कब्जे में होता। अरे भोंसरी वाले चचा,
थोड़ा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दुनिया से बाहर निकलो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए चाइना ने भारत में क्या कर्मकांड किया है। यह हल्की बात नहीं है कि भारतीय सीमा के भीतर चीन गांव बसा रहा है। एनडीटीवी के हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने आपको इस साल जनवरी में एक रिपोर्ट दिखाई थी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के अंदर करीब 100 घरों का एक गांव बसा लिया है। हमारे सहयोगी विष्णु सोम की नई रिपोर्ट और चिंता में डालने वाली है। विष्णु सोम की इस रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अरुणाचल प्रदेश में ही एक अलग जगह पर 60 घर बना लिए हैं, यानी एक और गांव बसा लिया है। अरुणाचल प्रदेश में 2-2 जगहों पर कंक्रीट निर्माण बसा लेने की घटना को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद मोदी जी के प्रति अंधभक्तों की अंधभक्ति कम क्यों नहीं हो रही है। तो हम आपको बता दें कि इसका कारण भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अंधभक्तों को मोदी जी के ऐसे ऐसे कारनामे बताए जाते हैं जिसे सुनने के बाद अंधभक्त मोदी जी की हर नाकामी भूल जाता है। ये सोल्जर्स जो भारत की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, जो जिनके जीवन दान से हम चैन की नींद सोते हैं, उनके लिए अगर किसी प्रधानमंत्री ने सोचा तो पहला प्रधानमंत्री भारत का है नरेंद्र मोदी। ये चचा कह रहे हैं भारत के सैनिकों के बारे में अब तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा था। मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के सैनिकों के बारे में सोचा। यानी इस चचा के हिसाब से मोदी जी से पहले जितने भी प्रधानमंत्री थे वो सब निकम्मे थे, इसीलिए उन्होंने देश के सैनिकों के बारे में नहीं सोचा। अब कोई अंधभक्त जाके इस चचा को थोड़ा याद दिलवाओ कि 3 बार देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं और वो भी बीजेपी से ही थे, वरना ये चचा मोदी भक्ति के चक्कर में बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी निकम्मा घोषित कर देगा। वैसे इस चचा से अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि मोदी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के सैनिकों के बारे में सोचा। इस प्रकार की जानकारी इन्हें कहाँ से मिलती है? व्हाट्सएप पर भी आता है, मोबाइल पर भी आता है, इसलिए सारी जनता को प्रचार प्रसार हम कई माध्यम से करते हैं। चचा शान से बता रहे हैं कि इस प्रकार की जानकारी उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए मिलती है, फिर वो इस जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। अब इस पर हम क्या ही कहें, इन जैसे अंधभक्त बुढ़ों से तो इनके घर वाले भी परेशान हैं। मतलब पापा मम्मी जो भी बोलते कि देखो आज ये आया व्हाट्सएप पे, मतलब फॉरवर्ड करते, बहुत सारा फॉरवर्ड भेजते रहते हैं। हम पापा को समझाते थक गए कि यार ये सब फेक है, मत मानिए ये सब। अब आप लोग सोचिए कि जब ये नौजवान अपने पिताजी के फर्जी व्हाट्सएप ज्ञान से इतना परेशान है तो देश का आम जनता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले अंधभक्तों के फर्जी ज्ञान से कितना परेशान होगा। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छे हैं और उनकी पूरे देश में आज जरूरत है। अगर क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर मोदी जी चले गए तो हमारे देश का सूरज अस्त हो जाएगा। भारत में इतने आक्रमणकारी आए और गए मगर कभी भारत का सूरज अस्त नहीं हुआ, मगर इस तोतले तूतिये को लगता है कि मोदी जी के जाने से भारत का सूरज अस्त हो जाएगा। वैसे कुछ अंधभक्तों को तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना चुतिया दिया है कि उन्हें लगने लगा है कि भारत को आज़ादी भी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही मिली है। आज़ादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आज़ादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। ये अंधभक्तों की भौजी कंगना रनावत कह रही है कि 1947 में भारत को अंग्रेजों ने आज़ादी भीख में दिया था। भारत को असली आज़ादी तो 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मिला है। कोई इस बकचोद औरत को बताओ कि अंग्रेजों ने भीख में आज़ादी भारत को नहीं बल्कि इसके वीर सावरकर को दिया था, जिसकी ये पूजा करती है। वैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पागल औरत की बकचोदी पर जल्दी बैन नहीं लगाया तो हो सकता है कल को ये औरत ये भी कह दे कि भारत को इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त के बजाय 26 मई को मनाना चाहिए, क्योंकि 26 मई को पहली बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। वैसे बीजेपी के खजाने में ऐसे अतरंगी बकचोदी करने वालों की कमी नहीं है, इसलिए चलिए अब अगली वाली पर नज़र डालते हैं। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। ये ब्रिटिश क्राउन ने भारत को 99 साल की लीज पर दिया हुआ है। ये कंप्लीटली आजाद नहीं है भारत, और ये भी कांग्रेस वालों की ही देन है जो है। 15 अगस्त 1947 को जो आजादी मिली है वो 99 साल की लीज पर है। कहाँ लिखा है ये? मैं आपको प्रस्तुत। इसका कहना है कि अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी 99 साल की लीज पर दी है, यानी 99 साल के बाद हमारा देश फिर से अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा। देखो ये बात तो सरासर बकचोदी है, लेकिन हम चित्रा त्रिपाठी का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी 99 साल की लीज पर दी है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और अभी चल रहा है 2021, यानी हमारे देश के आज़ादी को 73 साल पूरा हो चुका है और सिर्फ 26 साल ही हमारे देश की आज़ादी को बचा हुआ है। 26 साल के बाद
99 साल पूरा हो जाएगा और हमारा देश फिर से अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो जाएगा तो हम लोगों को फिर से अंग्रेजों से लड़ने का मौका मिलेगा, हम लोगों को भी फ्रीडम फाइटर बनने का मौका मिलेगा। आप में से कोई सुभाष चंद्र बोस तो कोई भगत सिंह बनेगा, कोई खान अब्दुल गफ्फार खान तो कोई सरदार पटेल बनेगा। लेकिन आप में से जो भी गांधी जी बनना चाहते हैं वो कृपया हमको कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि हम गांधी जी का बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं, ताकि इस बार कोई अंधभक्तों का नाजायज बाप नाथूराम गोडसे बनकर अगर गांधी जी की हत्या करने आए तो सबसे पहले उसके पिछवाड़े पर हम गोली दाग सकें। वैसे दोस्तों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जितना बदनाम मुसलमानों को किया है उससे कहीं ज़्यादा बदनाम कांग्रेस पार्टी को किया है, नेहरू परिवार के बारे में गलत जानकारी फैलाकर। अगर हम इतिहास में जाएं, नेहरू पीढ़ी से देखें तो मुसलमानों से कहीं ना कहीं उनका नाता जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है नाता? जैसे मोतीलाल नेहरू, अगर उनका देखा जाए तो उनका नाम भी एक मुसलमान ही है। मोतीलाल मुसलमान नाम है? मोतीलाल नेहरू का नाम शायद मोइनुद्दीन, मैंने पढ़ी हूँ ऐसा कुछ। ये कहाँ पढ़ा आपने? पढ़ी थी, कुछ ऐसे पोस्ट आया था, पढ़ी हूँ, मुझे ऐसा कुछ ध्यान है शायद। इस भौजी को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू का असली नाम मोइनुद्दीन बताया गया है। वो तो शुक्र है जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने नाम के आगे पंडित लगा लिया था, वरना आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अंधभक्तों को जवाहरलाल नेहरू का असली नाम जहीरुद्दीन बताया जाता और चूतिया अंधभक्त इस पर यकीन भी कर लेते। फिरोज गांधी का तो पता है, फिरोज खान थे वो। फिरोज खान थे। पर फिरोज गांधी तो जहाँ तक मेरी जानकारी है तो वो तो पारसी परिवार से आते हैं। राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी जो कि एक पारसी थे, उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने फिरोज खान बना दिया। इंदिरा गांधी के दादा मोतीलाल नेहरू जो कि एक हिंदू थे, उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने मोइनुद्दीन बना दिया। तो फिर राहुल गांधी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का शिकार होने से कैसे बच सकते थे? राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी इटली से थी, इसलिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अंधभक्तों को राहुल गांधी का असली नाम राहुल विंसी बताकर राहुल गांधी को विदेशी साबित कर दिया गया। राहुल गांधी का नाम है राहुल विंसी। विंसी, ये कहाँ पे जाना आपने? मैंने इसे सोशल मीडिया पे देखा होगा। सोशल मीडिया पे देखा होगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रोजाना कई प्रकार के झूठ आप तक पहुंच रहे हैं, आप उन्हें विश्वास भी कर रहे हैं उन पर। दोस्तों, अगर आपका कोई मित्र व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चंगुल में फंसकर इन लोगों की तरह दिमागी बवासीर का शिकार हो चुका है तो आप ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। हो सकता है मेरे बातों के एंटीवायरस से उनके अंधभक्ति का वायरस डिलीट हो जाए। बाकी आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। जो हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारी इतनी कम एजुकेशन में इतना जानकारी हो जाती, वो इस समय हम मोबाइल से कर लेते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सरकार ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक हेल्प डेस्क भी बनाई है। अगर आप उस व्हाट्सएप पर नमस्ते लिखेंगे तो तुरंत आपको उचित जवाब आना शुरू हो जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो इसका उपयोग कीजिए।